Sangoi. Here we will continue again with the importance of corporate finance. हमारे SP का चैप्टर 1. लास्ट लेक्चर में हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स. कॉर्पोरेट फाइनेंस अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, राइट. कॉर्पोरेट माने कि बिजनेस, फर्म और कंपनी, राइट. और फाइनेंस का मतलब क्या होता है? मनी और मनी मैनेजमेंट. So corporate finance basically deals with the money and money management by a business corporation. यहाँ पे हम लोग सेकेंड आंसर पढ़ेंगे. आपकी टेक्स्ट बुक में 1.2 एक्सरसाइज दी हुई है. इम्पोर्टेंट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का बिजनेस में क्या इम्पोर्टेंस है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी एक बिजनेस एंटरप्राइज हम लोग यहाँ पे लेंगे. ठीक है, मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं आपको. एक बिजनेस एंटरप्राइज होता है, जो एक कंपनी होती है. वो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में, अपनी कंपनी की लाइफ में वेरियस एक्टिविटीज करती है ऑन डे टू डे बेसिस और ऑन फिक्स्ड बेसिस. ठीक है, तो जैसे कि क्या एक्टिविटीज होती है, तो मैंने यहाँ पे देखो मेंशन किया है आपके पास. द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन एक्टिविटी, द सेकेंड इज फाइनेंस एक्टिविटी, third one is marketing and dispatching activities and the fourth one is personal यानी कि staff activities. ठीक है, ये मैंने बहुत ही बेसिक 3-4 एक्टिविटीज आपको यहाँ पे बताई है. कोई भी आप प्रोडक्ट लेंगे जिसका बिजनेस स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट है, तो स्पोर्ट्स का प्रोडक्ट में प्रोडक्शन करना है. ऐसे तो प्रोडक्शन होगा नहीं, उसके लिए हमको क्या लगेगा? पैसा लगेगा. पैसा यानी कि फाइनेंस लगेगा. फाइनेंस के बाद वो प्रोडक्ट अगर बन गए, जैसे हमने फुटबॉल बनाने हैं, तो फुटबॉल बन गए तो उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसको डिस्पैच करना पड़ेगा. अल्टीमेटली उसका लास्ट पॉइंट क्या है? सेल्स. वो फुटबॉल जब हमारे सेल हो जाएंगे तो हमारा एक एक्टिविटी सर्कल कंप्लीट हो जाता है. तो ये जो एक एक्टिविटी सर्कल है, ऐसे हजारों सर्कल हमारी बिजनेस की लाइफ में चलते रहते हैं. अब यहाँ पे हमें देखना है इंपॉर्टेंट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. फाइनेंस का बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे फाइनेंस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसकी वजह से हमारे कॉर्पोरेट को, हमारे बिजनेस को, कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है इतना फाइनेंस. ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है, डिसीजन मेकिंग मतलब अगर आपके पास एडिक्वेट फाइनेंस है, एडिक्वेट फाइनेंस यानी कि हमको जितना फाइनेंस चाहिए उतनी मात्रा में, उतनी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स अगर है, तो आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे. आपका कोई भी डिसीजन विदाउट फाइनेंस सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. देखो, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है तो आप उसमें से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट. आप क्या कर सकते हैं? बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको 25,000 में कोई एक मशीनरी मिल रहा है जो ओके मशीनरी है, बट अगर इफ यू हैव अ फाइनेंस यू कैन गो विद द मॉडर्न मशीन्स ऑफ 40,000 रुपीज. हम 40,000 की मॉडर्न मशीन खरीदेंगे, हम क्यों 25,000 की आउटडेटेड मशीन खरीदेंगे? तो इफ यू हैव अ गुड फाइनेंस, अगर आपके पास एडिक्वेट फाइनेंस है, अच्छा फाइनेंस है, तो वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. कौन से डिसीजन? आपके बिजनेस के रिलेटेड जो डिसीजन है वो. उससे क्या होता है? अगर आप अच्छे डिसीजन लेंगे, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, तो अल्टीमेटली यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. देखो स्क्रीन पे मैं मार्क कर रही हूँ, यू विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. तो ये अच्छा प्रॉफिट आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड पॉइंट, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट. ठीक है, अब रेज ऑफ कैपिटल, हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस में 2 डिसीजंस पढ़े थे, फाइनेंशियल डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, राइट. तो फाइनेंशियल डिसीजन में हमने पढ़ा था नीड ऑफ फाइनेंस, उसके बाद क्या पढ़ा था? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मतलब हम कहाँ से फाइनेंस लाएंगे. रेज ऑफ कैपिटल मतलब क्या होता है? फंड लाना, टू अक्वायर करना फॉर प्रोजेक्ट के लिए. तो फंड कहाँ से आप ले आ सकते हो? या तो आपके खुद के पास पैसा होना चाहिए, या तो आपको किसी से बोरो करना पड़ेगा. अगर आपके खुद के पास पैसा है तो उसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल. यू कैन से ओन्ड कैपिटल. ओन्ड कैपिटल का दूसरा नाम होता है इक्विटी कैपिटल. ठीक है, वो बिजनेस का प्रमोटर, जो बिजनेस को प्रमोट करता है, जो बिजनेस को ओन करता है, जिसका खुद का बिजनेस है, जनरली वो ही कंट्रीब्यूट करता है. दूसरा कैपिटल मैंने क्या बता दिया आपको?
डेप्ट कैपिटल, डेप्ट यानी कि उधारी, किसी के पास से बोरो करना। अगर आपको मेरा एग्जांपल याद है तो मिस्टर विराट ने मिस्टर धोनी के पास से 5 लाख रुपया बोरो किया था 5% इंटरेस्ट पे, राइट। सो दैट इज बोरोड कैपिटल। तो अगर आपके पास फाइनेंस है तो आप ये चीज में ही हेल्प मिल सकती है, आप अच्छे से कोई प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल रेज कर सकते हैं, ठीक है। देखो बोरोड एंड ओन्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा फाइनेंस है, इफ यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू कैन स्पेंड, आप खर्चा कर सकते हो किसके ऊपर, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर। अब आप पूछोगे रिसर्च और डेवलपमेंट क्या होता है, तो रिसर्च और डेवलपमेंट मतलब आप जो एक एक्टिविटी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ये पेन बना रहे हो, एक प्रोडक्शन साइकिल है आपका, इसको एक प्रोडक्शन मशीन में डालोगे तो बाहर से आके पेन निकलेगा, ठीक है। आप सालों साल एक ही फॉर्मेट का पेन बनाओगे क्या, इसका स्टाइल चेंज करोगे, इसका ग्रिप चेंज करोगे और कंफर्ट हो जाए ऐसा पेन बनाना चाहोगे। तो आप क्या करना चाह रहे हो, इसको ग्रोथ करना चाह रहे हो, अच्छा 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 बनाना चाह रहे हो, बेटर बेटर बेटर। सो दैट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। वो कहाँ से आएगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मैं क्या करूं कि ये और अच्छा बने, मैं क्या करूं कि मैं और अच्छा स्टाइल बना सकूं। सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अपडेटेड टेक्नोलॉजी, आपको नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आज से 30-40 साल पहले हम जो भी शॉप रहे या जो भी बिजनेस था उसमें हम लोग क्या करते थे, हाथ से अकाउंटिंग करते थे, ठीक है। अपना जो अकाउंटिंग बुक था वो हाथ से लिखा जाता था 30-40 साल पहले, अगर आप अपने पेरेंट्स को पूछोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन आज हम ऐसा करते हैं क्या, नहीं। हम कैसे अकाउंटिंग करते हैं, हम कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करते हैं। तो हम जो मैन्युअल थे वहां पे हम ऑनलाइन आ गए, तो हमने टेक्नोलॉजी को अपडेट कर दिया, समझ आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बेस्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है, बेस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मिस्टेक्स का चांस कम हो गया। हाथ से लिखने में मिस्टेक होता था, डिले होता था, अब ऑनलाइन हो गया तो इट इज बेस्ट एग्जीक्यूटेड बिजनेस। देन हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ पे काम आता है, मार्केट एनालाइज करने में, ठीक है। आपने ये प्रोडक्ट मार्केट में बेच दिया, फिर वहां से आपको एनालाइज करना है, लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है तो क्या कमी लग रही है, इसको कैसे चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो आपको कंज्यूमर नीड के हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाना है। तो ये सब चीज करने के लिए क्या लगेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलप करने के लिए हमको क्या लगेगा, फाइनेंस। हम फ्री में ये सब कर नहीं सकते, हमारा मेन टारगेट कंज्यूमर नीड्स है। कंज्यूमर सेटिस्फाई हुआ तो ही अपना प्रोडक्ट चलेगा, वरना अपना प्रोडक्ट चलेगा नहीं। अपना प्रोडक्ट नहीं चलेगा तो एक दिन क्या हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये हमेशा करना है। हमारा बिजनेस 10 साल पुराना हो गया तो अभी हमको किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हारा बिजनेस भी बंद हो सकता है भले 10 साल पुराना हो, ठीक है। तो आपको ये डेली बेसिस के ऊपर करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इफ यू हैव अ गुड फाइनेंस, आपके पास अच्छा फाइनेंस है तो वो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए मदद करेगा, ठीक है। ये उसका इंपॉर्टेंस है। फोर्थ पॉइंट वी विल गो फॉर इट इज स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है। स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस मतलब जो बिजनेस है वो आसानी से चलेगा, बिजनेस चलने में हमको कोई हर्डल्स नहीं आएंगे, हर्डल्स यानी कि मुश्किल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। कैसे, अगर आपके पास अच्छा फाइनेंस है तो कौन सी प्रॉब्लम्स जनरली आती है, एक तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा फाइनेंस है तो आप अच्छे एम्प्लॉयज रख पाओगे, उनको अच्छी सैलरी दे पाओगे। अच्छी सैलरी दोगे तो एम्प्लॉय जाएगा क्या आपको छोड़ के, नो, करेक्ट। सो यू विल हैव अ वेरी गुड बेस ऑफ एम्प्लॉय, तो वो आपको बिजनेस को हेल्प करेगा कि नहीं। दूसरा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यू कैन बाय अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अगर आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस, आपका पैसा स्ट्रॉन्ग है तो आप ये जो चीज है वो अच्छे से कर पाओगे। थर्ड वन इज मशीनरी मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट क्या है, मशीनरी मैनेजमेंट। मशीनरी को मैनेज करना, जैसे मशीनरी पुरानी हो गई है, आउटडेट हो गई है, तो आप नई मशीनरी ले पाओगे इफ यू हैव अ गुड फाइनेंस। अगर नहीं है तो वो पुरानी मशीनरी चलानी पड़ेगी, उससे प्रोडक्ट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी। जो प्रोडक्ट नए मशीन से आते हैं वो पुराने मशीन से तो नहीं आते,
तो वो मशीनरी का मैनेजमेंट करने के लिए भी आपको क्या हेल्प लगेगी, फाइनेंस की हेल्प लगेगी। देन लोन रीपेमेंट, मैंने ऊपर ही यहाँ पे आपको बताया, देखो ये डेब्ट कैपिटल दिख रहा है, मार्क किया मैंने अभी, डेब्ट यानी कि बोरो किया हुआ कैपिटल, तो एक ना एक दिन उसको पैसा भी तो चुकाना है। हमने 5 लाख विराट ने धोनी से लिया था, तो वो 5 लाख हमको चुकाना भी तो है, तो उसको बोला जाता है लोन रीपेमेंट। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप वो लोन कैसे रीपे करोगे, तो अगर आपके पास गुड फाइनेंस है तो यू कैन हैव अ टाइमली लोन रीपेमेंट, टाइम पे उसका पेमेंट कर पाओगे। एंड द लास्ट वन इज नॉट द लीस्ट वन बट द लास्ट इज न्यू प्रोडक्ट्स। अगर आपको नए प्रोडक्ट मार्केट में लाने हैं तो उसके लिए भी आपको क्या लगेगा, यू विल रिक्वायर अ गुड फाइनेंस, गुड अमाउंट ऑफ फाइनेंस। आपने पेन का बिजनेस किया हुआ है, नाउ यू फील कि हम पूरी स्टेशनरी का बिजनेस करेंगे, पेन पेंसिल इरेजर स्केल मशीनरी सब कुछ, तो उसके लिए आपको फाइनेंस लगेगा। ये पेन का तो एक प्रोडक्शन साइकिल चल रहा है, अभी रबर का प्रोडक्शन साइकिल बनाओ, पेंसिल का प्रोडक्शन साइकिल बनाओ, तो उसके लिए क्या लगेगा, good amount of finance. So if you have a good finance, you will have a smooth running of the business. Next point will come is point number 5. Brings coordination between various activities of the business. If you have a good amount of finance, if you have a sound finance, तो आपके बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज है उसमें अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा। पहले हम देखते हैं एक्टिविटीज, मैंने ऊपर स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया ही था, देखो यहाँ पे ऊपर सी दिस 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली हमारी एक्टिविटीज क्या होती है, प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल परचेस करना, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल, ठीक है, कच्चा माल जिसमें से हमारा फिनिश गुड्स बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो रॉ मटेरियल परचेस करना वो भी फ्री में मिलता नहीं है, पैसा देना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद उसको प्रोडक्शन में डालना, उसको क्या करना है आपको, प्रोडक्शन में, ये रॉ मटेरियल मिल गया, उसको आपको एक मशीनरी में डालना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा, तब जाके वो फिनिश गुड्स बन के बाहर आएगा। रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन में डालोगे तो फिनिश गुड्स बन के बाहर आएगा। तो प्रोडक्शन साइकिल भी फ्री में चलता नहीं है, प्रोडक्शन में जो तुम्हारे मशीन है उसके लिए पैसा लगेगा, जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसके लिए पैसा लगेगा, जो वर्कर ये काम कर रहे हैं, तुम्हारा रॉ मटेरियल उठा के उसमें डाल रहे उसको भी फीस देनी पड़ेगी। तो ये सारा जो चक्कर है वो भी फाइनेंस के बगैर चलता नहीं है। एक बार गुड्स बन गए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग का एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे फिल्म का प्रमोशन होता है, फिल्म की शूटिंग होने के बाद उसका ट्रेलर आता है, राइट, कि चलो ये धूम 3 आने वाला है, ठीक है, उसका ट्रेलर, बाहुबली 2 इज कमिंग, उसका ट्रेलर, तो वो ट्रेलर भी फ्री में नहीं बनता है, उसके लिए भी आपको क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ेगा। उसके लिए भी क्या करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, प्रमोशन करनी पड़ती है। तो ये सारी एक्टिविटी के लिए भी क्या लगता है, पैसा लगता है। मार्केटिंग के बाद आपका जो गुड्स है वो डिस्पैच के लिए रेडी हो जाता है। डिस्पैच के लिए सपोज आपको ऑर्डर आ गया, ये पेन आपने प्रोडक्ट किया है, इसकी मार्केटिंग भी कर ली, अब आपको ऑर्डर आया कि भाई मुझे 1 लाख पेन चाहिए, तो उसको डिस्पैच भी तो करना पड़ेगा, बॉक्स में डाल के ऐसे हाथ में दोगे क्या 1 लाख पेन, नहीं, तो वो डिस्पैच डिपार्टमेंट के लिए भी खर्चा लगेगा, यू विल रिक्वायर अ फाइनेंस। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेन एक्टिविटी इज सेल्स। सेल्स, बेचने के लिए भी पैसा लगेगा, आपको सेल्स मैनेजर रखने पड़ेंगे, आपको सेल्स आउटलेट बनाने पड़ेंगे, अपनी कंपनी का एक आउटलेट होना चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे तो स्पार्क्स, स्पार्क्स के शूज पता है, नाइकी के, रिबॉक के, राइट, तो ये जो फुटवेयर कंपनीज है तो उनका अपना अपना स्टोर होता है कि नहीं, वहां पे रिबॉक के शोरूम में आपको रिबॉक के ही शूज मिलेंगे, ठीक है। तो वो रिबॉक वाले को ऐसा अपना शोरूम बनाना पड़ता है, वहां पे एम्प्लॉइज रखने पड़ते हैं, सेल्स मैनेजर रखना पड़ता है, वहां पे फर्नीचर फिक्सर करना पड़ता है, वहां पे ग्लास ग्लास लगाने पड़ते हैं, तो ये सब सेल्स का भी खर्चा है, सीधा सीधा बिक जाता नहीं है। सो योर फाइनेंस, योर कॉर्पोरेट फाइनेंस, आपका पैसा आपको एक्टिविटी के बीच में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। विच एक्टिविटी, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्पैच एंड सेल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, point number 6, it promotes expansion and diversification, ठीक है। कॉर्पोरेट फाइनेंस एक्सपांशन को और डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करता है, मतलब हेल्प करता है, बढ़ाता है, प्रमोशन मिलता है। अब पहले एक्सपांशन का मीनिंग समझेंगे। एक्सपांशन मतलब टू एक्सपांड, बढ़ाना, ऐड करना, ठीक है, एक चीज है उसमें और एक चीज ऐड करना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपांड करना। एक्सपांड मतलब ग्रोथ, ग्रोथ मतलब न्यू ब्रांचेस। आपकी कंपनी की एक ब्रांच है, जैसे कि रिबॉक का मैंने एग्जांपल दिया था, रिबॉक शूज की एक आउटलेट थी बॉम्बे में, अब उसने दूसरी भी लगा दी,
तो क्या कर दी, 2 ब्रांच कर दी रीबॉक की, ठीक है। तो ये हो गया एक्सपांशन, अब आपको 2 जगह पे रीबॉक के शूज मिलेंगे। नाउ विल कम टू द डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक्टिविटी एक्सपांड करना। क्या करते हैं, एक्टिविटी एक्सपांड करना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें कि सपोज आपका बिजनेस है टायर बनाने का, क्या बनाने का, टायर बनाने का बिजनेस है, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हो, पहले क्या करते थे, रॉ मटेरियल लेके टायर बना के बेच देते थे। अब आप क्या कर रहे हो, रबर भी खुद बना रहे हो, समझ में आ रहा है, रबर बना रहे हो, फिर उस रबर में से टायर बना रहे हो और फिर टायर बेच रहे हो। तो आपके 2 बिजनेस हो गए, एक रबर बनाने का, एक टायर बनाने का। तो आपने आपके बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर दिया, क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। जैसे कि रिलायंस, रिलायंस का कौन सा बिजनेस है, कम्युनिकेशन सबसे पहले, लेकिन उसके बाद रिलायंस ट्रेंड भी है, ट्रेंड यानी कि वहां पे कपड़े मिलते हैं। रिलायंस फ्रेश भी है, वहां पे हमको वेजिटेबल और ग्रोसरीज मिलती है। रिलायंस एनर्जी भी है, वहां पे हमको रिलायंस में एनर्जी का काम है, मतलब लाइट का काम है, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम एक ही है, कंपनी एक ही है रिलायंस, लेकिन उसने अपने बिजनेस को क्या किया है, डाइवर्सिफाई किया है विथ मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स। अलग अलग टेक्निक से उन्होंने उसको डाइवर्सिफाई किया है। तो अगर आपके पास अच्छा फाइनेंस है, ये सब चीज बिना पैसे के नहीं हो सकती दोस्तों। तो इफ यू हैव अ गुड कॉर्पोरेट फाइनेंस, यू कैन प्रमोट एक्सपांशन, आप बढ़ा सकते हो अपने बिजनेस को और डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो, मतलब अलग अलग बिजनेस भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है दोस्तों। फिर कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजिंग रिस्क, ठीक है। क्या आ रहा है, मैनेजिंग रिस्क। तो अगर इफ यू हैव अ गुड फाइनेंस, यू आर केपेबल, तो आप क्या कर सकते हो, बिजनेस में आने वाले रिस्क को मैनेज कर सकते हो। रिस्क तो हर बिजनेस में होता है, हर लाइफ में होता है, राइट। तो कोई भी रिस्क आएगा तो आपका बिजनेस टूट नहीं जाएगा, यू विल बी स्टैंड अप फॉर दैट रिस्क, आप उसके लिए क्या करोगे, खड़े रहोगे, ठीक है। जैसे कि रिस्क तो यानी कैसा रिस्क आप पूछोगे, तो जैसे कि सडन फॉल इन सेल्स, जैसे कि सेल्स में फॉल आ गया, आपकी कंपनी का कोई एक बिजनेस था, उसमें सेल्स जो था वो अचानक से कम हो गया, ठीक है। या फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई, भूकंप आ गया, या सुनामी आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है, साइक्लोन आ गया, कुछ भी हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो आपका बिजनेस थोड़े टाइम के लिए बंद हो सकता है, रुक सकता है, आपका प्रोडक्शन खराब हो सकता है। समझ आ रहा है। सो इफ यू हैव अ गुड फाइनेंस, यू कैन सर्वाइव, आप सर्वाइव कर सकते हो, आप स्टैंड अप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो इस लॉस से, इस रिस्क से आप टूट जाओगे और आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बड़ा देखेंगे तो हम ये कोरोना पेंडेमिक, ठीक है, पूरा 1 साल दुनिया बंद थी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, सब कुछ बंद था, तो सारे बिजनेसेस बंद थे, ये सब बिजनेस बंद थे। तो वहां पे वो ही स्टैंड अप कर पाया है, वो ही सर्वाइव कर पाया है जिसके पास फाइनेंस था। छोटे मोटे बिजनेस वाले जिसका रेंट पे था, जिसका उधारी पे चल रहा था, वो सब क्या हो गए, वेनिश हो गए, वो बिजनेस सब क्या हो गए, बंद हो गए। तो इफ यू हैव अ गुड फाइनेंस, यू कैन मैनेज रिस्क इन योर बिजनेस। समझ आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट विल गो विद दिस, रिप्लेस ओल्ड असेट्स, ठीक है। इफ यू हैव अ गुड फाइनेंस तो आप पुरानी असेट को रिप्लेस कर सकते हो। इसमें तो एकदम बेसिक एग्जांपल, जैसे आपके घर का एग्जांपल ही ले लो, ठीक है। आपके घर में फ्रिज लिया था, उसको 15 साल हो गए, ठीक है। 15 साल के बाद अब नई नई फैशन के फ्रिज आए, डबल डोर वाला आया है, इलेक्ट्रॉनिक आया है, वो सब चीज आई है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप पुराना दे के नया ले सकते हो, फिर अगर नहीं है तो क्या करोगे, वो पुराने फ्रिज से ही काम चलाना पड़ेगा, आप नया फ्रिज ले नहीं पाओगे। सिमिलरली हैपेंस टू बिजनेस, ये बिजनेस में भी होता है। बिजनेस के पास जो मशीनरी और असेट्स है, सॉरी, मशीनरी और असेट्स है, वो असेट्स अगर पुराने हो गए हैं तो अगर फाइनेंस होगा तो नया मशीनरी ले सकते हैं, अगर फाइनेंस नहीं होगा तो वही पुरानी मशीनरी से चलाना पड़ेगा। पुरानी मशीनरी से चलाओगे तो प्रोडक्ट में भी क्या आएंगे, थोड़े से डिफेक्टिव पीस निकलेंगे जो आपके सेल्स को अफेक्ट करेंगे। तो इफ यू हैव अ गुड फाइनेंस तो आप अपनी असेट्स को बदल सकते हो, अगर आप नहीं भी ले सकते हो या तो अपग्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। आपके पास फाइनेंस है तो आपको 2 लोगों को पेमेंट भी करना है, डिविडेंड और इंटरेस्ट, ठीक है। डिविडेंड पे किया जाता है शेयर होल्डर्स को, मैंने ऊपर बताया था आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो वो शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है
और इंटरेस्ट किसको पे किया जाता है, जहां से हमने बैंक से अगर लोन लिया है या तो हमारे क्रेडिटर से। जैसे मिस्टर विराट ने मिस्टर धोनी से 5 लाख लिए थे 5% इंटरेस्ट पे, तो वो 25,000 उसको पे भी तो करना है। तो अगर उसके पास फाइनेंस होगा तो वो पे कर पाएगा, फाइनेंस ही नहीं होगा तो वो कहाँ से पे करेगा। अब यहाँ पे एक टर्म बता देती हूँ दोस्तों, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब इनकम ऑन शेयर्स। जैसे आप जॉब करते हो तो आपको क्या मिलता है, सैलरी मिलती है। आप लोन किसी को देते हो, अगर पैसा दिया है किसी को तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे ही अगर कोई बंदा आपकी कंपनी के शेयर परचेस करता है, शेयर लेके आपको पैसा देता है, तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है, अभी फिलहाल इतना इंट्रोडक्शन रखेंगे हम लोग। लास्ट पॉइंट इज पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। एवरी बिजनेस एक्टिविटीज नीड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। ठीक है, हर एक बिजनेस में टैक्स भरना पड़ता है, फीस भरनी पड़ती है। कौन से टैक्सेस होते हैं, जैसे कि देखो, इनकम टैक्स, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, और फीस में आरओसी की फीस और ऑडिट फीस। आरओसी फी मतलब कंप्लायंस रिलेटेड फीस, जो लीगल फॉर्मेलिटीज बिजनेस वालों को करनी पड़ती है उसकी भी फीस देनी पड़ती है। जो ऑडिट हम करवाते हैं अपने सीए से, अपने बिजनेस का, अपने अकाउंट्स का, वो भी फ्री में नहीं करता है, उसको भी क्या करनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है। अगर आपके पास अच्छा फाइनेंस है तो आप ये सब कर पाओगे, अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे। सो इफ यू हैव अ गुड कॉर्पोरेट फाइनेंस, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो आप ये सारे ही पॉइंट्स को मैनेज कर पाओगे। देखो मैं दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, टोटल आपके कितने पॉइंट्स है, 12 पॉइंट्स है। ठीक है, 10 to 12 पॉइंट्स आर देयर, आई गेस 10 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स आर देयर। तो ये 10 पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट फाइनेंस की वजह से। ये सारे पॉइंट्स आप सब सिक्योर कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास अच्छा कॉर्पोरेट फाइनेंस है। समझ में आ रहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का आपको एक पूरा आंसर आ सकता है। आई विल एडवाइज इस आंसर को आंसर कैसे करना है। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है इंपॉर्टेंट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो सबसे पहले आप कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग लिखो, 1 या 2 लाइन का। उसके बाद आप उसकी डेफिनेशन लिखो। ठीक है, जो हेनरी हॉगलैंड की डेफिनेशन मैंने आपको सिखाई थी, वो डेफिनेशन लिखो आप कॉर्पोरेट फाइनेंस की। उसके बाद आप ये चार्ट ड्रॉ कर सकते हो बिजनेस एंटरप्राइज का, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है वेरियस एक्टिविटीज वाला। एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग दिस 10 पॉइंट्स, डिसीजन मेकिंग से लेके पेमेंट ऑफ टैक्सेस तक का, और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत यहाँ पे शॉर्ट में आपको लिख के दिया हुआ है, वो सारे एक्सप्लेनेशन भी आप लिख सकते हो। विद दिस यू कैन कंक्लूड योर आंसर। तो ये आपका एक फुल फ्लैश 10-15 मार्क्स का जो आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क अस। थैंक यू सो मच।